नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय हमारी बैंड बजा रखी है सारे सोशल मीडिया की। हमारे पश्चिमी देशों के जो इकोसिस्टम है उसने हम लोगों के व्यूज़ भी डाउन कर रखे हैं, तो इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करें। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप क्यूआर स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रश्नों के लिए वही सुपर चैट और हमारा व्हाट्सएप। हमारे साथ हैं ओंकार जी, अभिषेक जी और वरुण। तो हम सीधे बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं और हम आरंभ करते हैं ओंकार जी से। ओंकार जी, रायबरेली गया या बचा? देखिए, अंतर्विरोधी खबरें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो लास्ट डेज में हम अलग अलग राजनीतिक घरानों के बारे में सुनते रहे हैं कि नाराजगियां हैं, गिले शिकवे हैं, तमाम चीजें हैं, पर जब वोट डालने का समय आता है तो कई बार वो जो पुराने लाड़ प्यार और एक बेवजह की हम लोग वो जो सामंती व्यवस्था को ढोते रहते हैं, वैसा कुछ मतलब ये टटोलने वाले और कहने वाले अभी रायबरेली में हैं, और रायबरेली के जो समीक्षक हैं, जो जानकार हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो थोड़ी सी उलट है। और मेरा निजी तौर पर ये आकलन है, अगर मैं सेफली इसमें टिप्पणी करूं, कि राहुल गांधी के लिए कम से कम रायबरेली से पार्लियामेंट की राह आसान नहीं है। कोई ऐसा अंदरूनी तौर पर सहानुभूति का भाव जाग गया हो, और ये भी तब जागता है जब बोलने वाला दिल से बोल रहा हो। अगर लिखा हुआ ही पढ़ रहा हो 2 बार, मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ, वो भी लिखा हुआ पढ़ रही हो, तो उसका इम्पैक्ट उतना पड़ता नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि ये तो लिखा हुआ किसी ने दे दिया है कि ये बोल देना। और इसकी मजाक भी बनी बाद में। ये भी कहा गया कि 50 साल से ऊपर का बच्चा है जिसको वो रायबरेली की जनता को सौंप रही हैं, जैसे स्कूल में भर्ती कराने के लिए आई हों और हेडमास्टर से कह रही हों कि मैं आपको अपना बच्चा सौंप के जा रही हूँ। अरे भाई, 4-4 इलेक्शन लड़ चुके, जीत चुके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, अध्यक्ष भी रह चुके पार्टी के, फिर भी अगर उनकी मम्मी उनको बच्चा ही समझ रही हैं और बाकी लोग फिर पप्पू कहते हैं, तो फिर क्या गलत कहते हैं? तो इसलिए ये हंसी के पात्र खुद ही बनवा देते हैं उनको। बहरहाल, ये गोद जाने की बात रायबरेली। पे मैं थोड़ा सा आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। जी जी। मैंने बहुत पहले राहुल गांधी की स्थिति देखकर मैंने ऑफर किया था कि भाई सोनिया गांधी जी के पास अवसर है कि वो मुझको गोद ले सकती हैं। मैंने अपने आप को ऑफर किया था, लेकिन वो उन्होंने बहुमूल्य जो एक मौका था वो गंवा दिया, इसलिए आज रो रही हैं। बताइए, गजब चल रहा है भाई। गजबे है। अब इससे पहले कि मैं रायबरेली पे अभिषेक की राय पूछूं, प्रदीप गुप्ता की राय बता देता हूँ। प्रदीप गुप्ता थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आज तक पर, और वो कह रहे थे कि भाई ये जो मामला है इनका अमेठी और रायबरेली का, दोनों का मामला जो है, खासतौर से रायबरेली का, ये ट्रिपल बैकफुट का मामला है। ट्रिपल बैकफुट कि सबसे पहले तो सोनिया गांधी छोड़ के भाग गई, पहला बैकफुट। दूसरा जो है वो राहुल गांधी जो थे वो अमेठी छोड़ के भाग गए, और तीसरा ये है कि भाई और रायबरेली पहुंच गए, और तीसरा फिर प्रियंका अमेठी छोड़ के भाग गई। तो ये ट्रिपल बैकफुट का मामला है, इसका असर अवश्य होगा। मैं दोपहर जी में अभिषेक जी से ही चर्चा कर रहा था और मैं बता रहा था कि ये जो राहुल गांधी ठीक वोटिंग के समय रायबरेली पहुंचे हैं और 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के घूमे हैं, बूथ बूथ घूम रहे थे
और उससे पहले हनुमान जी की शरण में पहुंच गए थे, शरण में पिपलेश्वर थोड़ी मंदिर। पहुंचे थे, दर्शन देने पहुंचे थे, फेंक फेंक के उनको फूल मार रहे थे। जी जी, उनका जो तरीका है उनको पता तो है नहीं एक्चुअल में कि पूजा पाठ किया कैसे जाता है, किस भाव से किया जाता है, तो इसलिए वो चीजों को फेंकते ही हैं, चढ़ाते नहीं हैं श्रद्धा के साथ। तो उनका वो तरीका है और वो पकड़ में आ जाता है कैमरों पे, तो कम से कम समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ कैमरों के लिए और जनता को दिखाने के लिए ही पूजा पाठ हो रहे हैं। उनकी बहन जी भी गुरुद्वारा में गई थी मत्था टेकने के लिए और एक मंदिर में भी गई थी, ये भी गए थे। तो इससे संजय जी ये तो पता लग जाता है कि जो आपने गड़बड़ी की है, गड़बड़ी भी क्या उसको एक, मैं तो सनातनी होने के नाते ये कहूँगा कि एक अपराध किया है कि 500 वर्षों के की प्रतीक्षा के बाद जब भव्य और दिव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जहां आपको ससम्मान बुलाया गया, तो आप नहीं गए, उसको राजनीतिक आयोजन बता दिया। और एक और गुस्ताखी ये कर दी कि एक चिट्ठी लिख दी आपने और उन कारणों में चले गए कि साहब हम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बात अब आ रही है और बता भी दी गई है, समझा भी दी गई है। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जगह जगह ये जाते हैं तो पीछे से नारे लगते हैं जय श्री राम और मोदी जी के। तो इनकी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में पूरे देश का ही किस तरीके से मिजाज बदला है और एक तरीके से लोगों की नाराजगी इन लोगों ने मोल ले ली है। तो लास्ट टाइम पर जो एक लीपापोती होती है वही करने की कोशिश की गई है भाई बहन के द्वारा कि भाई मंदिर हुआइए, गुरुद्वारा हुआइए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, शायद लोग देख करके पिघल जाएं, कुछ गुस्सा शांत हो जाए। और इसका एक ये मतलब भी मैं निकालता हूं कि रायबरेली में वो उनकी नैया डामाडोल है, उसको संभालने की लास्ट टाइम पर कोशिशें हुई हैं इनकी तरफ से। जी, अब मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ, और वो आंकड़ा अपना है रायबरेली से ही है कि रायबरेली में इस समय तक जो वहाँ की जो पोलिंग है वो लगभग 2% अप है पिछली बार से। और जिस प्रकार से चूंकि लेट तक आंकड़े आते हैं तो इसका अर्थ ये लग रहा है, मैं मानता हूँ कि कम से कम 4 से 5% वहाँ पर पोलिंग अधिक हुई है। इनकी लगभग 6% पोलिंग जब हुई थी अधिक 2014 से 2019 में, तब इनके 1,80,000 लगभग वोट कम हो गए थे। और इस बार उन्हें इतनी बड़ी है। तो अभिषेक जी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, विश्लेषण क्या कहता है? मेरा मतलब है, वी आर नॉट डूइंग एन एग्जिट पोल। हाँ नहीं, ठीक है, एक विश्लेषण तो ये है कि ज्यादा पोलिंग हुई है रायबरेली में, ये तो हम दोपहर में भी बात कर रहे थे। लेकिन ये टेम्पल रन देख के मुझे एक और पॉलिटिकल हस्ती का रन याद आया। 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे और जब अपनी ही सीट हारने के कगार पे किरण बेदी जी पहुंची थी तो कुछ इसी प्रकार की भागा दौड़ी थी, बेचैनी थी। बहरहाल अंतिम समय में इस प्रकार की बेचैनी, इस प्रकार का टेम्पल रन लोगों का मत परिवर्तित नहीं करता। जो रायबरेली का मेरे पास फीडबैक है, राहुल गांधी हार रहे हैं सर, और राहुल गांधी के लिए बहुत परेशानी है। जिस 60-35 का इस वक्त रेशियो है, एक दो दिन में और थोड़ा अपडेट मेरे पास आ जाएगा। 65% ये सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। 35% संभावना है कि राहुल गांधी भी जीत जाए। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी मेरे पास एक मार्जिन समाचार आया, उसमें किसी ने कहा कि 97% राहुल गांधी हार रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है सर। हालांकि मैं ये नहीं समझ पाया कि ये 97 ही क्यों है, 99 क्यों नहीं है, और कुछ और कम या ज्यादा क्यों नहीं है। एक तो वोटिंग 97 जो बढ़ने को लेकर के है कि अभी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि वोटिंग सिर्फ 2% बढ़ रहा है या 5% बढ़ रहा है। पहली बात जी, ये तो बात अभी है तक तो सही, उसमें तो समय लगेगा। हाँ, उसमें तो समय वोटिंग बढ़ गई तो वो बीजेपी के खिलाफ होगी ना। देखिए हाँ, साहब, बहुत आनंद की बात है। मैं आपको एक अनुपम आनंद की बात बताता हूं कि यदि वोटिंग कम होती है तो बीजेपी हारती है, लेकिन रायबरेली में यदि वोटिंग बढ़ती है तो भी बीजेपी ही हारती है। लेकिन रायबरेली में ऐसा कौन सा प्रो इनकम्बेंसी है सर? 99 में
98 में सोनिया गांधी, 99 में सोनिया गांधी, 2004 में सोनिया गांधी, 9 में सोनिया गांधी, 14 में सोनिया गांधी, 19 में सोनिया गांधी, फिर भी सड़क नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है। लोग, ये तो हद हो गई कि आज अजीत अंजुम के कैमरे पे रायबरेली में लोग कह रहे हैं कि नहीं वोट किए राहुल गांधी, विकास के नाम पे वोट किए, फिर भी बीजेपी हार रही है। तो सर आप ट्रोलिंग सेशन करवा लो सर, जो करना है। अजीत अंजुम और आशुतोष लोगों की गैंग का, वो लोग तो जिता ही रहे होंगे जैसा। लेकिन आदरणीय भाऊ तोरसेकर सर कहते हैं कि 3 तारीख तक तो हारना ही हारना है, तो फिर उसमें कोई डिस्कशन बचा नहीं है फिर। लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है, एज पर बीजेपी खड़ी है। और अमित शाह ने इस पूरे चुनाव को स्वयं देखा है सर, अपनी देख रेख में सारा काम किया है। संभवतः मोदी जी ने टारगेट दे रखा होगा, कुछ भी हो जाए मैं बनारस हार जाऊं चलेगा, रायबरेली नहीं होना चाहिए खत्म, रायबरेली जिता के देना है, नहीं तो सोच लेना तुम पनिशमेंट देंगे। तो अमित शाह लगे नहीं, हुए थे। आपसे सहमति दर्ज करते हुए मैं 2-1 बातें जरूर कहूंगा रायबरेली को लेकर के। एक तो जिस तरीके से अदिति सिंह ने अपने को थोड़ा सा दूर किया है, वो एक सेटबैक है बीजेपी के लिए। नंबर 2, मनोज पांडे को अंतिम क्षणों में ही बीजेपी में शामिल किया गया, और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अदिति सिंह या मनोज पांडे में से कोई अगर कैंडिडेट होता तो 100% नहीं 200% राहुल गांधी की हार होती। बिल्कुल। अभी ये जो बात तो मैंने लेकिन आपको किंतु 2-3 घंटे परंतु में है, वो थोड़ा इसलिए है कि कुछ अंदरूनी गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक से अलाइनमेंट आखिरी टाइम तक भी बीजेपी कर नहीं पाई है। फिर भी अगर राहुल गांधी हारते हैं तो ये एक बड़ी घटना होने वाली है। अब सर मेरा एक यदि हम बचपन, याद करें, एक मिनट बस थोड़े से तो आपको याद दिला देता हूँ। यदि हम याद करें 2019 की अमेठी के चुनाव का जब विश्लेषण हो रहा था, तो हम लोगों में से भी मेरा मानना है कि लगभग 90% लोग ये मान रहे थे कि अमेठी तो राहुल गांधी जीत ही जाएंगे। सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे टोक दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। तो कोई भी ये समझ लीजिए कि इक्के दुक्के लोग छोड़ के जो राहुल गांधी के विरोधी भी थे, वो भी नहीं मान रहे थे कि अमेठी जो है वो जीत सकते हैं। मुझे भी बहुत बाद में ये अनुमान हुआ और पता चला, जब अमेठी का चुनाव हो जाने के लगभग 10 दिन बाद तक ये क्लियर हुआ कि भैया अमेठी हार जाएंगे राहुल भैया। तो इसलिए मुझे लगता है कि रायबरेली में भी थोड़ा सा हम अपना परिणाम अपना अनुमान थोड़ा रिजर्व रखें और थोड़ा सा और डिटेल आ जाने चाहिए। हालांकि जो मेरा जो फीडबैक सिस्टम है वो तो राहुल गांधी को हरा रहा है। ये तो हुई राहुल गांधी की बात। दूसरी जो सीट उत्तर प्रदेश में फंसी हुई थी, बाकी सारी तो क्लियर है देखिए, तो इसलिए मैं मेरे विचार से उन पर कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। जो भी सीटें थी, लखनऊ, मोहनलालगंज, बाराबंकी बता रहे थे कि कॉन्टेस्ट में है, उसमें बम्पर वोटिंग होके और वो भी निकल गई है। और कैसरगंज, गोंडा, फैजाबाद, नाउ कॉल्ड अयोध्या, और उसके बाद इसी अमेठी, रायबरेली और फिर से फतेहपुर, कौशाम्बी और 4 सीटें बुंदेलखंड की। तो इसमें जो फाइट दिख रही थी वो फतेहपुर पे जो रायबरेली में दिख रही थी और कौशाम्बी में दिख रही थी। कौशाम्बी में इसलिए क्योंकि हमारे राजा भैया जो थे वो रोज ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन आज जब पोलिंग हुई है तो ये दिखाई पड़ा है कि भाई बाबागंज और कुंडा पोलिंग ही नहीं हुई, सबसे कम पोलिंग हुई। तो इसलिए मैं कौशाम्बी को भी उनको देना चाहता हूँ। तो आप लोग इसकी तायीद करें, ये 14/14 हम लिख दें बीजेपी के नाम पे और ट्रॉल कर लें हमारे अजीत अंजुम और क्या नाम है उनका, आशुतोष, 3 शर्मा बंधु, रवीश कुमार इत्यादि इत्यादि। नहीं, वो 13 सही प्लस तो रिपोर्ट है। गारंटी है, 13 प्लस तो गारंटी है, उसमें कोई मुझे कैसरगंज में भी दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, जिसको बुरा लगना है लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले प्रियंका वाड्रा ने कहा कि एक ज्योतिष ने जब मेरा हाथ देखा था, ना होगा कोई मेरे जैसा, ऐसा कहा था, मुझे पीएम का उम्मीदवार बताया था। तो मेरा बचपन का गाना याद आ गया गैम्बलर का,
एक ज्योतिष ने जब मेरा हाथ देखा था, तो वो इंतजार ही कर रही थी इसी मोमेंट का कि एक बार रायबरेली से भी हार जाए तो उसके बाद बोलेंगे मम्मी से, अब कितना मम्मी मौका दोगी, अब तो बोलो बेटी हूं, लड़ सकती हूँ, तो अब तो मौका दीजिए। नहीं, ये लेकिन जरूर अगर होगी। राहुल गांधी हार गया ना तो फिर प्रियंका भी नहीं लड़ेगी वहां से कभी आगे। मुझे लगता नहीं है कि अरे सर, हम हारने 25 सीटें बता सकते हैं उसको, मुरादाबाद से लड़ जाए, जीत जाएगी आराम से। कमी है क्या हारने वाली किशनगंज से सीटों पे लड़े? अब गांधी परिवार मुरादाबाद जीत। उसकी ससुराल है सर, उसकी ससुराल है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद से नहीं, लड़ लेकिन जाएगी, मैं तो अपने घर लेकिन से लड़ वहां रही की हूँ। जनता, वहां की जनता की तो यही पुकार अब की बार वाड्रा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी ने पोस्टर लगवाए थे सर मुरादाबाद में। अरे कोई बात नहीं, पत्नी के लिए तो इतना त्याग कर सकते हैं। ये तो अच्छा, मुझे ये नहीं, भी चलो ठीक मेरी है। पत्नी को ही जिता दो। घर ये में तो भी झगड़ा ये ठीक तो है। रही करवाओगे साहब आप। उत्तर प्रदेश की बात। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम पहले चलेंगे महाराष्ट्र, और वरुण जी बताएंगे भाई आज तो मामला जरा बड़ा, मैंने सारे जो पोलिंग ट्रेंड में देख रहा था, तो लास्ट में तो मुंबई वाले भी बाहर निकल निकल के वोट देने लगे, ये क्या हो गया? मुंबई का तो हमने अभी परसों ही एनालिसिस किया, तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि 10-11 सीट आ रही है 13 में से। पर आज जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ऑपोजिशन के, उससे लग रहा है कि 13 में से 13 सीट शायद इस फेज में बीजेपी की आ रही है। क्योंकि सुबह ही उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत ने वहां पे इलेक्शन बूथ पे थोड़ा सा ये किया, उनके जो कार्यकर्ता थे वो एक फेक ईवीएम मशीन वहां पे लेके गए थे, उनको अरेस्ट हो गई कार्यकर्ताओं को। और शाम होते होते उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट्स आने लगे कि हमारे जो वोटर्स है, जहाँ पे हमें लीड मिल रही है वहां पे पोलिंग स्लो चल रहा है, कुछ एक विशिष्ट समुदाय के लोगों को पोलिंग नहीं करने दिया जा रहा है, और ये जो शिवसेना के अगेंस्ट ये इलेक्शन कमीशन का एक षड्यंत्र है। तो ये सब उन्होंने जो बोला, तो उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मुंबई में शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और एक मेजर वहां पे रीजन ये भी है कि लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा था वहां पे कि असली शिवसेना कौन सी और नकली शिवसेना कौन सी। तो काफी जो लोग हैं वो बोले उद्धव ठाकरे को वोट देने गए थे, पर कुछ लिबरल लोग धनुष्यबान को वोट करके आए हैं, तो वो ये भी कंफ्यूजन वहां पे हुआ है। पर एक ट्रेंड ये इलेक्शन का अलग मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, पॉपुलर मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र विल बी द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर एनडीए टू रीच 400। तो मैं जो अभी एग्जिट पोल्स देख रहा, एग्जिट पोल मतलब जो ओपिनियन पोल्स जो अभी ट्विटर पे वगैरह आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, तो उसमें जो लिबरल पत्रकार है वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो एनडीए को सिर्फ 18 सीट आएंगी, 20 सीट आएंगी, और इंडिया अलायंस का वोट शेयर 40-42% तक चला जाएगा। तो इसमें कुछ मैंने स्टैट्स देखे, तो 2014 से 2019 में बीजेपी का 31% से 37% जो ओवरऑल इंडिया में वोट शेयर बढ़ा, पर उसमें सिर्फ 21 सीटें बढ़ी। तो ओवरऑल जो उनकी सीटें बढ़ी वो कम थी, मतलब जो उनका बेस था वो ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। और महाराष्ट्र में बीजेपी की, केवल बीजेपी की 15 ऐसी सीट है जहां पे वो 200 प्लस 2 लाख प्लस वोट शेयर से जीते हैं। तो ऐसे 15 सीट में तो वो उनको हराना मुश्किल ही है। बाकी शिवसेना के ऐसी काफी है, जैसे कल्याण है, थाने है, जहाँ पे 3-3, 4-4 लाख का वोट शेयर से मार्जिन आया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ओपिनियन पोल वाले किस बेसिस पे ये कर रहे हैं कि बीजेपी को 17-18 सीट आएंगी। 27-28 सीट जो बीजेपी लड़ रही है, उसमें से कम 25 से 26 सीट तो वो नॉन कंटेस्टेंट जीत रही है, मतलब कोई भी वहां पे खड़ा हो जाए तो वो बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। तो ओवरऑल जो ये 5 फेज का एनालिसिस है, मुझे लगता है कि 41 प्लस और -2 आएगा, +5 भी हो सकता है अगर कहीं कहीं उतना कंटेस्ट नहीं हुआ, पर मुझे लगता है 41 के ऊपर तो आ ही जाएगा। और ये यहाँ पे एक और चेंज ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में कि शरद पवार ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो भी उद्धव ठाकरे से थोड़ा किनारा कर रहे हैं। तो 2 दिन जी। पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को ही एक नाथ शिंदे से तकलीफ थी, हमको तो कोई इशू नहीं था उनका आने का, उनका सीएम बनाने का, ये इंटरनल पॉलिटिक्स उनके पार्टी में ही था, और उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनना था, हमने कुछ फोर्स नहीं किया था। तो ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से किनारा कर रहे हैं, या उनको दिखा रहे हैं कि अभी उनकी पार्टी का इतना कोई मेजर सिग्निफिकेंस रहा नहीं है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। क्योंकि उसी इंटरव्यू में उन्होंने और एक स्टेटमेंट किया कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो अभी कांग्रेस में विलीन होनी चाहिए, मतलब वोट शेयर बटे ना महाराष्ट्र में। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ का माहौल है।
बाकी अगर हम देखें तो एक वोटर्स में एक कंफ्यूजन है और जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो अभी हो नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी का 27% वोट शेयर था, कांग्रेस का 16% था, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलमोस्ट, पर शिवसेना का 23% था और राष्ट्रवादी जो एनसीपी है उनका 16% था। तो ये 40% वोट शेयर कितना फ्लक्चुएट होगा और कितना बीजेपी के पास जाएगा, कितना इंडिया अलायंस के पास जाएगा, उसके हिसाब से थोड़ा 3-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। पर जैसे ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि एकदम 20-22 ही सीट आ जाएगी एनडीए को, ऐसे तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। लेकिन वरुण भाई, आज की बात कर ले तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये 7 बजे तक का आपका वो है जी जो आप देख रहे हैं। तो एफ कॉलम में जो है वो 2019 का है और एच जी कॉलम में 2024 का है। तो इस हिसाब से अब हालांकि उस समय से इनमें सब में लगभग 1-2% की बढ़ोतरी हुई है। जैसे मुंबई साउथ 44.63 दिखा रहा है, तो इस समय 46.07 दिखा रहा है। साउथ सेंट्रल जो है वो 51.88 दिखा रहा है, मतलब जो इसमें है उससे 3% ऊपर जा चुका है। नॉर्थ सेंट्रल जो है वो 49.25 दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जब सब में आप मान लीजिए 2-3% आप और बता रहा है, लेकिन फिर भी जो है ये उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा जो लिखा था 2019 में। इसमें एक ये है कि क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया तो काफी लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं, और दूसरा रीजन ये है कि जो ऑपोजिशन है उनके कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं है कि बाहर जाके वोट करे, तो उसके वजह से भी काफी ड्रॉप आ रहा है। आप ये मानते हैं कि जो ड्रॉप आ रहा है वो ऑपोजिशन के कार्यकर्ताओं के कारण आ रहा है? हाँ, जो 70% ड्रॉप है वो ऑपोजिशन के कारण है और 30% है वो जो ओवर कॉन्फिडेंस में लोग छुट्टियां मनाने निकल गए उसकी वजह से है। देखिए साहब, तो मेरे पास आप ये आरोप जी लगा नहीं सकते। राहुल गांधी तो देखिए वोटिंग के दिन भी रायबरेली पहुंच गए। अब हाँ, वो मंदिर भी इसलिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अभी परसों ही तो स्टेटमेंट किया था कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म बाकियों से ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो अभी उसका लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं कि कैसे वो अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं वरुण भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन था महाराष्ट्र को लेकर के। जो चौड़े होकर के बात कर रहे हैं शरद पवार की शिवसेना पार्टी तो बची नहीं है, तो उनकी कौन सी पार्टी बची है भाई? उनकी बिटिया तक तो हार रही हैं। पर वो शरद पवार की भली एक एमपी रह जाए, एक एमएलए रह जाए, पर उनका जो एक इमेज है मीडिया में कि वो किंग मेकर है, वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अभी भी मेंटेन है। तो वो उस इमेज का फायदा उठाते हुए ये सब स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। पर अभी जो फडणवीस ने पिछले 5 सालों में जो राजनीति की है उससे तो दिख रहा है कि महाराष्ट्र में केवल एक ही मास्टरमाइंड है और वो फडणवीस है। बाकी किसी को पता भी नहीं चला कि 2 पार्टियां इतनी मेजर और पुरानी पार्टियां फूट गई और उनको कानो कान खबर नहीं हुई। तो इससे तो मतलब शायद शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोनों को कांग्रेस में विलीन कर देना चाहिए अपने पक्ष को। महाराष्ट्र के मीडिया ने तो छोड़ दिया इनको दोनों को। और महाराष्ट्र की मीडिया अभी भी उनके पीछे है, वो धीरे धीरे 4 जून को आते आते उनका थोड़ा अनुमान बदलेगा। कुछ लोग मुझसे टिप्पणी कर रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश की हमको वो वोट का कंपैरिजन नहीं बताया, तो 1 मिनट में कहूँगा कि उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दें। लेकिन ये है उत्तर प्रदेश में देखने को आ रहा है कि भाई ओवरऑल मैं ये मानूंगा कि पिछली बार से मतदान अधिक हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से कि अधिकतर जगह पे या तो अधिक दिख रहा है या फिर 1-2% की रेंज में दिख रहा है, जो कि आगे चल के बढ़ जाएगा निश्चित रूप से, ऐसा लगता है। इसका धीरे नीचे भी स्क्रॉल करें थोड़ा सा। नहीं और ये तो ज़्यादा, ये हाँ, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है जालौन में 56 आ गया है, ये ऊपर चला जाएगा। झांसी में हीट वेव चल रही थी वैसे आज 47-48 डिग्री टेम्परेचर था बुंदेलखंड में। हमीरपुर में भी लगभग बराबर आ गया और बांदा में भी लगभग बराबर आ गया। फतेहपुर में तो बढ़ गया है, पहले ही ऑलरेडी ऊपर जा चुका है।
कौशाम्बी में 2% कम है, ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए बाराबंकी में तो 3% ऊपर चला गया। फैजाबाद में भी लगभग बराबर आ गया है। बहराइच हो चुका है ऑलरेडी। कैसरगंज में भी ज्यादा चला गया है, गोंडा में भी लगभग बराबर आ गया। तो उत्तर प्रदेश में इस फेज में पिछली बार से ज्यादा पोलिंग होने जा रही है। तो हम क्या माने 13/13 महाराष्ट्र में, वरुण जी? लग तो वैसे रहा है, पर सेफ साइड के लिए हम 11 सीट एनडीए और 2 सीट जो ऑपोजिशन है उनके लिए क्योंकि ये एक ऐसा राउंड था जिसमें 6 सीट शिवसेना लड़ रही थी और बीजेपी 7 सीट ही लड़ रही थी। जी तो अब मेरी जो एनालिसिस है कि बीजेपी तो अपनी 7 की 7 जीत रही है जी। और जो समस्याएं हैं वो शिवसेना की सीटों में ही आ सकती हैं। मुंबई एक साउथ का आप क्या कहेंगे? बॉम्बे साउथ तो आई थिंक जीत जाएगी शिवसेना, पर बॉम्बे साउथ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नॉर्थ वेस्ट में ऐसा कंफ्यूजन है कि गजानन कीर्तिकर जो सिटिंग एमपी है वो एकनाथ शिंदे के पास है। उनकी पत्नी और उनका बेटा जो है वो उद्धव ठाकरे गुट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के जो है वो रविंद्र वायकर है, उनको गजानन कीर्तिकर सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बेटा उसके ऑपोजिशन में है। घूम सब एक साथ रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा, वोटर्स को भी समझ में नहीं आ रहा और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। तो तो ये वो तो तो बहुत है। सिंपल है, वो तो सब जाके जो तीर कमान पे दे देंगे वोट। अरे संजय सर, अभी इन्होंने बोला ना शिवसेना जीत जाएगी, मुझे खुद में टेंशन हो गया कि कौन सी शिवसेना जीत जाएगी। मोदी जी ने तो कह दिया ना कि वो वाली तो नकली शिवसेना है, उद्धव वो ठाकरे ठीक है, गुट। लेकिन आप प्रॉपर बताओ भाई, विश्लेषण में आप प्रॉपर बताओ, अरे शिंदे गुट कुछ सेना या कुछ उद्धव गुट सेना? क्षेत्रों में ये भी खबर आई है कि साहब की आपकी जो मनसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो बम्पर वोट दिलवा रही है शिवसेना को और बीजेपी को। हाँ, मुंबई में तो मनसे का अच्छा खासा वोट शेयर है। जैसे हमने लास्ट एनालिसिस में भी ये कहा था कि जो मुंबई साउथ की सीट है वहां पे 2009 में मनसे को 1,80,000 वोट थे और 2014 में भी 80,000 1 लाख के करीब वोट थे। तो ऐसे कुछ सीट्स है जहां पे मनसे का एक डेडिकेटेड वोटर बेस है। और जो अभी सभा हुई थी शिवाजी पार्क में और एंड में जो मोदी जी का जेस्चर था कि राज ठाकरे को भी वो आगे ले आए सबके सामने और इक्वालिटी से उन्होंने वो स्टेज शेयर किया, तो एक मनसे के कार्यकर्ताओं में भी एक वो मैसेज गया है कि राज ठाकरे को एनडीए में इक्वल स्टैंडिंग है और वो भी खुल के प्रचार कर रहे हैं। तो मनसे के कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड काफी शिवसेना के ओर शिफ्ट हो रहे हैं और राज ठाकरे ने भी इस बार शिवसेना के लिए वोट किया है और उद्धव ठाकरे ने जो है वो कांग्रेस के लिए वोट किया है इस बार। जो अजमल कसाब का लॉयर थे उज्जवल निकम, जिन अजमल कसाब का टारगेट था शिवसेना भवन, बाला साहब ठाकरे, और उनको जिन्होंने फांसी दी उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने इस बार वोट किया है कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। तो ये एक आयरनी है 2024 के इलेक्शन की। ये भी बात सही है। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि इस बार मैक्सिमम जो राज्य थे वो पूर्वी भारत के थे। ओडिशा की 3 सीटें थी, सॉरी 5 सीटें थी ओडिशा की, झारखंड की 3 सीटें थी, बिहार की 5 सीटें थी और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें थी। ये कुल मिला के 7 और 5 12 और 3 15 और 5 20 सीटें, राज्य 4 सीटें 20 ही हैं। तो अब हम अभिषेक जी के पास चलते हैं भाई, वो तो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ के। तो बिहार में तो कोई समस्या दिख नहीं रही है साहब। ना, मुझे तो एक सीट जो हाई प्रोफाइल सीट थी उसके रोहिणी बारे में बता आचार्य दो। हार जाएंगी, हाँ, लालू जी उसी हार के बारे जाएंगे। में, हाँ उसी के बारे में बता रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है सर, थोड़ा सा वोट शेयर भी फ्लैशबैक दिखा दीजिए। दीजिए। वोट शेयर तो बहुत ठीक नहीं ठाक वो वोट शेयर। मैंने अपने डेस्क को बोला। अच्छा, जी तो आप मीनवाइल बताएं। मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी जब लालू निवास से ऐश्वर्या राय निकाली गई थी, वो हीरोइन ने, तेज प्रताप यादव की वाइफ, उन्होंने कहा था कि मिसा भारती और राबड़ी देवी मुझे मारती थी, तेज प्रताप यादव प्रताड़ित करते थे, और ये ऑन कैमरा है। काफी रो रो के निकली कि सबके सामने मारा, नौकरों के सामने भी बेइज्जत करती थी, मेरे दादाजी का नाम लेकर के, मेरे पिताजी का नाम लेकर के, चंद्रिका यादव। इस बार सारण में रोहिणी के अगेंस्ट में जम के प्रचार किया ऐश्वर्या राय ने, अच्छा, ऐश्वर्या राय यादव। हाँ, अच्छा अच्छा और अच्छा। दूसरी बात, राजपूत पोलराइज थे।
1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जहां तक फीड्स आ रहे हैं, रोहिणी यादव का डेब्यू जो है वो रनआउट के साथ शुरू हो रहा है। रोहिणी आचार्य सारण सीट नहीं जीत रही सर, 5 की 5 एनडीए जीतेगी, क्योंकि चिराग पासवान तो इतिहास बनाने के करीब हैं हाजीपुर में। अब वही देखना है कि ये हाजीपुर तो चिराग पासवान एलजेपी ही लड़ रही है, इसमें सीतामढ़ी शायद जेडीयू लड़ रही है। हाँ, सीतामढ़ी मधुबनी? जदयू लड़ रही है, देवेंद्र चंद ठाकुर लड़ रहे हैं, ये भी मार्जिन बढ़ेगा सर। और मधुबनी में अशोक कुमार यादव लड़ रहे हैं, इनको सपोर्ट किया। झंझारपुर में जो निर्दलीय लड़ रहे थे गुलाब चंद यादव की टीम ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने खूब वोटिंग कराई, इनका भी मार्जिन बढ़ने की ही संभावना लग रही है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी खड़े थे अपुज में, तो वहां कुछ है नहीं। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में सर बात करने को कुछ ज्यादा बचा है नहीं। यहाँ से कालीचरण सिंह, मनीष जायसवाल और अन्नपूर्णा देवी तीनों निकल रही हैं। सो आई एम सॉरी कि कुछ बचा नहीं है इसको लेकर के। हाँ, वेस्ट बंगाल की कुछ खबरें हैं इंटरेस्टिंग, जैसे कि आज कंबल कुटाई हुई आराम बाग में, जिस प्रकार से महिलाएं घर से बाहर निकल के 27-28 टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, धमकी दिया महिलाओं को कि हम उठा लेंगे, संदेश खली जैसा करेंगे। इसके बाद जब तक वो धमकी दे रहे थे तब तक पीछे से, जिससे हम लोग अपनी तरफ चिलोही बोलते हैं, तो जिससे सब्जियां काटी जाती हैं ठेके पे, तो वो हाथ में लेकर के आ गई और बोला कि आज खेला होबे। तो उसके बाद 27-28 जनों की बहुत जोरदार कुटाई हुई। इसके अलावा हुगली में अब तक तो न्यूज आ ही गया होगा आप लोग के पास कि सेंट्रल फोर्सेस ने तृणमूल वालों की कंबल कुटाई की है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा श्रीरामपुर में भी कुछ वैसा ही सीन देखने को मिला। तो स्थिति बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अब मुफीद कहीं नहीं रही है, अनटिल अनलेस वो एक हावड़ा वाली सीट है जिसपे वो श्योर हावड़ा और उलूबेरिया तो जीत जाएगी ना टीएमसी। एक मिनट सर, उलूबेरिया में मतलब एज जरूर है, आप ये मत कहिए कि जीत जाएगी। बहुत, हालांकि डेमोग्राफी साथ में है, वो सब बात ठीक है, लेकिन जीत जाएगी इस बात की सही बात नहीं, क्योंकि वो मुरादाबाद जैसा टाइप का इलेक्शन हो गया, थोड़ा सा एकदम भयंकर पोलराइज हुआ है, तो देखने वाली वो बात है। लेकिन हावड़ा में मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी नहीं जीतेगी वहां पे। बाकी ऐसी कोई सीट नहीं है जिसपे मुझे थोड़ा डाउट लगे। देखिए, मेरे पास सूचना ये है कि राणा घाट तो भारी मतों से जीतेगी। हाँ, और आपके बैरकपुर को लेके कंफ्यूज है। राणा घाट तो पिछले राउंड में हो गया, सॉरी। बांगांव और भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। बैरकपुर भी जीत जाने चाहिए, हालांकि बैरकपुर में बहुत दंगा किया आज टीएमसी वालों ने। उत्पात हावड़ा बहुत तो हुआ किसी था। हालत में नहीं जीतनी। उलूबेरिया में आपने कहा टॉसअप है। श्रीरामपुर में एज आ गई है, हुगली वापस जीत जाएगी आराम से, और इस बार आराम बाग भी जीत रही है, ऐसी मेरे पास सूचना है। आप बताएं। हाँ, वही जो मैंने, इसीलिए आराम बाग का ही मैंने उदाहरण दिया था, वहीं से शुरू किया था कि आराम बाग में जिस प्रकार से कुटाई हुई है। देखिए, एक जो उत्पात था ना टीएमसी का, उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं, और इस बार जो है वो सो कॉल्ड भद्रलोक भी, उनके भी कान खड़े हो गए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण और इन सब पे कुछ ज्यादा हो गया था। तो अब क्योंकि 2021 में जीत के बाद जो शुरू हुआ था ना टीएमसी का, वो असली रूप अब जाके शुरू होने लगा था, तो उन लोगों ने भी डिस्टेंस बनाना शुरू किया। दूसरा बात, जो महिला फैक्टर था जो टीएमसी के साथ हमेशा रहा ममता बनर्जी की वजह से, वो महिला फैक्टर बहुत ही तेजी से डिटैच हुआ है। इसी वजह से उसको मैंने टॉसअप कर दिया था वो वाली सीट को भी, क्योंकि वहां भी हैवी पोलराइजेशन। जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं कि मालदा उत्तर हम लोग ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हार गई है, जैसे वो अधिक मार्जिन से पिछली बार भी नहीं जीती वैसा ही था, वो भी टॉसअप ही लग रहा है। तो बंगाल में जो है वो सर, मालदा दक्षिण कहा था आपने कि वो भी जो है आप हारी हुई नहीं मान सकते। पिछली बार हाँ, लो मार्जिन से हारी थी, शायद 16-17 हजार से। 16-17 हजार का मार्जिन था, 10 हजार का मार्जिन था सर, 10 हजार प्लस का कुछ मार्जिन था। तो वही स्थिति वहां भी है कि डेमोग्राफी साथ में नहीं है, लेकिन हावड़ा छोड़ करके अभी कॉन्फिडेंटली टीएमसी ये नहीं बोल सकती कि ये सीट हम जीते हैं, जबकि एकदम उल्टा हो रहा है ये। अगर ये सेंटीमेंट है, ये ट्रेंड है, तो क्या पता सर रिजल्ट कहां पर जाके जाए। लेकिन हम तो 22 प्लस ही आ जाए तो हम खुश हैं, हमारे हिसाब से तो वही ठीक है, हम मिनिमम लेवल लेके चल रहे हैं।
स्थिति बड़ी दर्दनाक है सर। कई जगह पे उत्तर प्रदेश के बारे में एक लाइन बोलना शुरू रह गया था दर्शकों के लिए। देखिए, जहां-जहां मत प्रतिशत अधिक है, वहां-वहां बीजेपी हार रही है, और जहां-जहां कम है, वहां भी बीजेपी हार रही है। ये तो है ही, आप पूछ लीजिए। अभी अजीत अंजुम को फ़ोन कीजिए, ओंकार जी के मित्र हैं, वो कर सकते हैं, वो सीनियर भी हैं ओंकार जी। ओंकार जी हाँ फ़ोन सर, करके पूछिए अजीत अंजुम बहुत से इसे कि जहाँ बहुत याराना मतदान लगता है प्रतिशत ओंकार बढ़ा सर का। है, वहाँ भी बीजेपी हार रही है, तो कम है वहाँ भी बीजेपी हार रही है। ऐसा कैसे हुआ? ये वही बता सकते हैं, अजीत अंजुम जी ही बता सकते हैं। अच्छा चलिए, अब एक हमारे पास उड़ीसा बच जाता है। इस बार तो केवल 49 सीट्स थी और उसमें 2, एक तो लद्दाख सीट के बारे में आपको बुरी खबर दे देता हूँ कि लद्दाख सीट जो है ना कांग्रेस जीत रही ना बीजेपी जीत रही। वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है कारगिल से, वो जीत रहे हैं। आप यदि देखेंगे मत प्रतिशत भी, तो कारगिल ने लगभग 7-8% ज़्यादा वोट किया है और उनकी जो डेमोग्राफी है जो लगभग बराबर सी है, तो उसमें कारगिल ने ज़्यादा पोलिंग करके मुश्किल से, पिछली बार तो 1,30,000 वोट पड़े थे, इस बार कुछ 1,40,50,000 पड़ गए होंगे, इतने ही वोट पड़ते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कई बार तो सैकड़ों से डिसीजन होता है, 100-200 मतों से। तो मेरा अनुमान ये है कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया है आज, ये लद्दाख। मेरे पास कोई अपडेट नहीं है सर लद्दाख को और लेकर के। जम्मू लेकिन कश्मीर में जम्मू भी, कश्मीर के लिए खुश हूँ कि वहां पे आज रिकॉर्ड ही बरस गया फिर से। आज फिर पोलिंग हैवी हो गई। और उसके लिए उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो परेशानी में पड़ सकते हैं, ऐसा मेरे पास सूचना है। उमर एटोबॉट अब्दुल्ला डुग का साहब बाट है। जो हैं जी। एटोबॉट डुग का बाट हुआ सर। हेमंता दा, एटोबॉट डुग का बाट है। बारामूला अभी तक 56.04 बता रहा है। और आपका लद्दाख का मैं बता दूं, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो ये है कि इसमें तो 68.47 बता रहा है, लेकिन कारगिल 74% है और लेह जो है वो 62.5% है। अरे बाप रे, तो गजब। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आपके नामग्याल खड़े किए थे, बुद्धिस्ट। जी, तो वैसे भी बुद्धिस्ट वोट जो है वो 2 जगह बंटना है और वो जो इंडिपेंडेंट शिया मुस्लिम वोट है वो एक जगह है। और 72% 12% से उन्होंने इनको आउटपोल किया है। 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो वो शिया मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत रहा है। और चलिए उमर अब्दुल्ला साहब बताते हैं हार सकते हैं, जीतेगा कौन इसके बारे में पता नहीं। रशीद इंजीनियर और सज्जाद लोन में ज़्यादा मुकाबला बताया जाता है। अभी इसके और डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन पिछली बार से लगभग 22% अधिक वोट पड़ा है बारामूला में। ये 54% जो है वो पिछली बार 34% था, 20% बता रहे हैं और बढ़ेगा। तो 20% तो ऑलरेडी बढ़ चुका है वहाँ। ये यहाँ का सीन है। अब बचता है उड़ीसा, वो बता दें, फिर हम चलेंगे दर्शकों के प्रश्नों की ओर। सर, उड़ीसा का मेरे पास 1 सेकंड में निकाल लूं टैब पे थोड़ा। सुंदरगढ़ होपफुली बीजेपी जीतेगी। 1 मिनट में आंकड़े भी निकाल लूं। मैंने निकाल तो रखा था। दिलीप टर्की जी वहां से खड़े हैं। दिलीप टर्की जी दिलीप टर्की मुसीबत में, सर वो आपके मुसीबत में है सर बीजेडी से ओरांव जुरेल ओरांव के अगेंस्ट में। इसी प्रकार से बरगढ़ में भी सर, बरगढ़ जो है वहां भी हालांकि गढ़ है वो बीजेडी का, वो और परिणीता मिश्रा थोड़ा सा एज पे नजर आएंगी, लेकिन अच्छा प्रदीप पुरोहित ने भी चुनाव लड़ा है वहां पे ही। हमारे फेवरेट पिछले कई दिनों से उड़ीसा में ही गुरु प्रकाश पासवान जी लगे हुए हैं बिहार से बीजेपी को गेन कराने के लिए। तो कंधमाल सुकांत कुमार परिग्रही निकलना चाहिए और आस्का टॉसअप कर लीजिएगा सर, बहुत क्लोज फाइट है। अस्का वैसे यहाँ पे तो बीजेडी ही जीतनी चाहिए, ये हमारे इनकी खास सीट है
रंजीता मुख्यमंत्री साहू वाली महोदय ना? की हाँ, रंजीता साहू मुख्यमंत्री महोदय हाँ, मुख्यमंत्री महोदय की खास सीट है, तो यहाँ से लगता नहीं है कि वो नहीं, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना सर, बड़ा विचित्र वोटिंग किया है उड़ीसा ने। मतलब वो मान चुका है कि लोकसभा में 65% वोट 65% सीट्स बीजेपी को देनी है और असेंबली इलेक्शन में 65% वो बीजेडी को दे रही है। एक ही आदमी बीजेडी को भी वोट कर रहा है और बीजेपी को भी वोट कर रहा है। इतनी फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस कह रही थी कि भाई हमको फिर बुला क्यों लिया, जब तुम लोग को मिलके हमको हरा देना था तो फिर कर लेते यार, जो फैसला करना था, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आश्चर्य की बात है कि उसके बावजूद, इस फ्रेंडली फाइट के बावजूद कांग्रेस का राइज नहीं होना। एक और बाकी डेमोक्रेसी देखनी है तो वहां पर ओडिशा बेस्ट उदाहरण है मुझे लग रहा है। लोकसभा में क्या हो रहा है ना कि नवीन बाबू नजर नहीं आ रहे, वहां पे मोदी जी नजर आ रहे हैं, वहीं पे विधानसभा में सिर्फ नवीन बाबू ही नजर आ रहे हैं। ये दिक्कत हुई है, इसीलिए इसको मैंने टॉसअप में रखा सर। हाँ, देखिए वैसे पिछली बार यहाँ पर जो स्थिति थी वो ये थी कि ये सुंदरगढ़, बारगढ़, तो सुंदरगढ़ और बरगढ़ में बीजेपी जीती थी और क्योंझार, कंधमाल और अस्का ये 3 में हारी थी। जी, इस बार 3 उधर कर लीजिए, 2 इधर कर लीजिए। उल्टा कर दें, चलिए। हाँ, अब हम चलते हैं, तो अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी 7 पे लड़ी थी, 7 में 7, उत्तर प्रदेश में 14 की 14, 14 7 हो गई 21, 3 बिहार में है तो 21 और 3 हो गई 24, और पश्चिम बंगाल में 7 में से 5 पक्की तो हो गई 29, और झारखंड में 3 की 3 तो 32, और बिहार में 5 में से 3 तो हो गई 35। पिछली बार यहाँ 32 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। इन 49 सीटों में से एक सीट जो वो लूज कर रहे हैं वो लद्दाख की लूज कर रहे हैं। तो ये 35 सीट इनकी हो गई, और अलग से जो बाकी लड़ी तो शिवसेना 6 में से 4 सीट दे रहे हैं। 4 और क्यों 2 साहब? टॉसअप में है, वो भी जीत सकते हैं, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते, तो क्योंकि एक वहां ले पे लेते हैं कंफ्यूजन इतना है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है वो। जी, तो हम इसमें 35 और टोटल 40, तो 35 बीजेपी की और 40 इसमें हम ले सकते हैं एनडीए की। एनडीए की, और पिछली बार 235 थी चौथे के बाद, तो 35 में 35 ऐड कीजिए तो 270 हो गई। तो मान लीजिए कि ये निकल गए, हो गई, इनकी मेजॉरिटी आ गई। और जहाँ तक इनका प्रश्न है तो ये 270 पे थे, 40 और ऐड कर दीजिए तो एनडीए 312 पे पहुंच गई। ये हमारा ये आउटकम बनता है। और हम 400 लास्ट के कमेंट्स आसपास पहुंच जाएगी क्या सर? अभी 2 चरण बाकी है। अभी 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 देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, करीब 40 क्वेश्चंस आ गए हैं, उनको फिल्टर भी करेंगे अब हम। तो मैं आपकी लास्ट कमेंट्स ले लेता हूँ, 1-1 मिनट की दे दीजिए ओंकार जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को 5वें चरण के मतदान के साथ ही आगे बढ़ चुकी है उससे, और एनडीए मिलाकर के तो ये 300 टच कर रहे हैं, 300 से ऊपर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से अब वो बहुमत वाला तो टंटा खत्म है। अब तो जितनी बढ़त होनी है दो चरणों में, अभी आप देखिए कि 429 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और 114 बची हैं। 57 सीटों पर अब छठे और 7वें चरण के मतदान होना है। इसमें आप लगा लीजिए 114 में जो रेशियो रहा है अब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने का, और जो विपक्षी दलों को मिलने का रहा है, तो वहां से अगर हम देखें तो फिर मोदी जी क्या गलत कह रहे थे 400 के पार। मुझे लगता है कि 400 के पार नहीं तो जो हमने और आपने बैठ कर के चिंतामणि वाला जो किया था उसके पास तो पहुंच ही जाना है। मतलब 395 में तो पहुंच ही जाएगी उतना तो। लग और रहा है ऐसा।
जी। 400 भी टच कर जाए तो किसी को क्या आश्चर्य होगा। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में गाड़ी बढ़ रही है। जी, अभिषेक जी, 1 मिनट। बीजेपी समवेयर 272 70 65 जो भी नंबर आसपास रहा हो, एनडीए 300 पार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और सही बोल रहे हो ओमकार सर, मुझे भी लग रहा है, पहले लग रहा था कि 300 400 नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि बिहार में भी कौन कौन सी सीटें खाली हैं, एक दो को छोड़ दे तो कुछ फंसी हुई सीटें हैं नहीं। यूपी में जो आने वाले समय में है वो भी 2-4 सीटों को छोड़ दे तो कोई मुकाबले वाली सीटें हैं नहीं। अब बस कोई ये ना कह दे कि मोदी जी बनारस से आ रहे हैं 3 तारीख तक, तो मैं गंगा नहा लूं वहीं जा करके। अच्छा भाई, अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि एक ही सीट आएगी, लेकिन वो तो कौन इसलिए सी, लखनऊ बनारस वाली, तो पक्की नोएडा हो गई वाली? ना। अच्छा, वो मतलब मान रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे बनारस, चलिए ठीक है, तब तो बात ही खत्म हो गई। तब तो फिर जो है वो ओंकार जी के हरियाणा पे और पंजाब पे डिपेंड करेगा कि 400 क्रॉस होती है कि नहीं होती है। तो वो हरियाणा में ठीक ही रहेगा, 1-2 सीटों वो पर हम है। आगे डिस्कस करेंगे जी हाँ, और जी हाँ। क्योंकि जी हाँ। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि हाँ वरुण जी, आपका 1 मिनट बाकी है। जी, तो जैसे लग रहा है कि अभी यूपी और महाराष्ट्र का तो पूरा ही हो गया है और यूपी का भी मैक्सिमम हो गया है। तो ये 2 स्टेट्स ही बीजेपी का फिर से जो है मेजर इंजन बनने वाली है 400 सीट के लिए। और 5th फेज के बाद अभी मेजॉरिटी तो क्रॉस कर ही ली है, तो इसके आगे जो है वो बोनस है। पर अभी मुझे लगता है कि ये आगे के 2 चरण है, इसमें एग्जिट पोल्स वाले जो है उनके चेहरे देखने लायक होंगे। वो धीरे-धीरे कैसे बीजेपी को अभी रोते-रोते धीरे 230 240 तक लेके जाएंगे और फिर 4 जून को बोलेंगे कि ये तो ईवीएम का खेल था। बाकी तो हमें तो लग रहा था कि ग्राउंड पे तो काफी एंटी इनकम्बेंसी है। उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया ना आज आज रणविजय उद्धव ने सर ठाकरे ने तो कह रायबरेली दिया। को लेकर रोना शुरू कर दिया है सर, ईवीएम को लेकर। किसने? रणविजय ने, वो है ना पत्रकार यूपी का, अच्छा। हाँ, देखिए रोना शुरू ईवीएम कर तो दिया। बहुत ही जो है ना, ये हम कहेंगे कि ये तो शैतान का कारनामा है। हाँ, आप फतवा लिखवा लीजिए, देवबंद में पूछिए कि क्या ईवीएम पे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब हम चलिए चलेंगे ठीक है। दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों से अनुरोध है कि हम क्वेश्चंस पूरे के पूरे 40 नहीं ले पाएंगे, तो एक जैसे क्वेश्चन जो है वो हम बंच करके लेंगे और हमारे अतिथियों से भी प्रार्थना है कि अपने जो कमेंट्स हैं वो शॉर्ट रखें। तो पहला प्रश्न है इंद्रनील गोखले का, साइलेंट वेव अगेंस्ट बीजेपी और मोदी ऑल द वे। मोदी ऑल द वे यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम तो 270 अगर पहुंच गई तो मोदी ऑल द वे ही होगा। नेक्स्ट, Indranil Gokhale, imagine the power of the INC ecosystem. They have only 3 states and yet they are able to curtail freedom of speech. जी हाँ, very sad. लेकिन इस पे हम डिटेल कमेंट्स अभी अभिषेक जी कुछ कहना चाहें तो 1-2-3 शब्दों में कह दें। नहीं, भीखू भाई जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, वो बड़े शालीन आदमी है और जिस प्रकार से उठाया है, लेकिन ये है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन है सर। और हालांकि बीजेपी के बड़े लीडर्स खड़े हुए भीखू भाई के साथ, ये और अच्छी बात है, और वहां पे उनको लीगल सपोर्ट तुरंत मिल गया, ये दूसरी अच्छी बात है। तो बाहर आ जाएंगे 2-3 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अपना मैं रचित भाई यहाँ भी गया था, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं सर, हाँ, हम लोग बिल्कुल असली सही है। भगत सिंह वाले हैं। अपना यहाँ रचित यहाँ कौशिक भी पे गया बस था। मैं एक शेर ऐड करना चाहूंगा भीखू म्हात्रे की ओर से कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। तो वैसा वाला थोड़ा सा मामला है। गजब। अभी देखिए क्या होता है, आगे देखिए होता है क्या। अब मोदी जी ने कह दिया है 3.0, अब तो वो स्टॉक मार्केट का भी प्रेडिक्शन करने लगे हैं, पता नहीं क्या करने लगे। सिद्धांत द्विवेदी, संजय जी आपने जेडी का नशा करा दिया हमें। अब मैं क्या कहूँ, नशे के बारे में किसी दिन और डिस्कस करेंगे अलग से। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सिड बी, thank you so much for the wonderful work that you do. I take stock market positions based on your analysis. Thank you जी। नेक्स्ट, विराट सोलोके, असत्य हिंदी पे यूपी सिर्फ लखनऊ बीजेपी श्योर बोल रहे हैं। लखनऊ में क्यों बोल रहे हैं भाई, लखनऊ में तो 25% मुसलमान है, वो तो सबसे अनसेफ है। नेक्स्ट, अबे फ्रॉम डे वन आई सस्पेक्ट
ES is under the shadow of Raj as DF. क्या है? अच्छा, ये एकनाथ आपके शिंदे महाराष्ट्र राज जो और है देवेंद्र फडणवीस एक- was एकनाथ having शिंदे। simultaneous meeting with RT when राज ठाकरे। SS was split. Such a large group wouldn't have gone with ES without RT backing. Your op on possible merger, वरुण जी। मर्जर तो नहीं फटाफट। होगा, पर राज ठाकरे का इसमें थोड़ा बहुत ये तो है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे वैसे काफी करीबी माने जाते हैं। और पर मर्जर का तो उन्होंने क्लियर कर दिया अभी बीच में ही, जो उनकी सभा हुई थी, उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है ये मेरा आपत्य है और मैं इसको छोड़ के